हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 23 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम जिस रेशियो में मेहनत कर रहे हैं उस रेशियो में अभी हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारा टारगेट है जैसे ही हमारे 2000 व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे तुरंत हम सुबह में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 को किसने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि एक टेनिस की प्रतियोगिता है, किस खेल की, टेनिस खेल की प्रतियोगिता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसको महिला एकल का खिताब जीत लिया है नाओमी ओसाका ने, और पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी एंड डी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है, और नोवाक जोकोविच पूरी दुनिया में पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को 9वीं बार जीता है। 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश से आते हैं। अगर बात की जाए महिला एकल की, तो महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 को जीत लिया है जापान देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने। अब आपको 4 टेनिस प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। कितने? 4 टेनिस प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। इन 4 टेनिस प्रतियोगिताओं को कहते हैं ग्रैंड स्लैम। क्या कहते हैं? इन 4 टेनिस प्रतियोगिताओं को कहते हैं ग्रैंड स्लैम। ये 4 प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। इन्हीं 4 प्रतियोगिताओं को कहते हैं ग्रैंड स्लैम, जो कि टेनिस के खेल से संबंधित हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टेनिस प्रतियोगिताएं कब और कहाँ खेली जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन जनवरी से फरवरी के मध्य ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में किया जाता है। फ्रेंच ओपन का आयोजन मई से जून के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में। विंबलडन ओपन का आयोजन जून से जुलाई के मध्य लंदन के विंबलडन में। यूएस ओपन का आयोजन सबसे आखिरी में अगस्त से सितंबर के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया जाता है। अब आपको यहाँ पर कुछ टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है दिया गया खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है दिया गया खिलाड़ी किस देश से संबंधित है। तो ये हैं कुछ टेनिस खिलाड़ी, जैसे राफेल नाडाल जो कि स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर के नाम से स्विट्जरलैंड देश में सिक्का भी चलता है, जो कि पिछले साल 2019 में लॉन्च किया गया था। तो आपको याद रखना है, रोजर फेडरर के नाम से स्विट्जरलैंड देश में सिक्का भी चलता है, यानी कि रुपया भी चलता है। सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, मारिया शारापोवा रूस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं, और मारिया शारापोवा ने पिछले साल 2020 में ही टेनिस से संन्यास ले लिया है। नाओमी ओसाका जो कि जापान देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने पैसेज नाम की एक्सरसाइज का आयोजन किया है इंडोनेशिया देश की नौसेना के साथ मिलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया देश की नौसेना के साथ मिलकर पैसेज नाम की एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया। तो इसका आयोजन किया गया अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत इंडोनेशिया देश के साथ एक दूसरी एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है गरुण शक्ति। गरुण शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है ये भी भारत इंडोनेशिया देश के साथ कंडक्ट करता है। इंडोनेशिया देश जो कि एशिया महाद्वीप का देश है,
इंडोनेशिया देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया देश की मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। यहाँ की राजधानी है जकार्ता। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, इंडोनेशिया देश अपनी राजधानी जकार्ता को अगले कुछ सालों में कालीमंतन शिफ्ट कर रहा है, यानी कि इंडोनेशिया देश की अब नई राजधानी हो जाएगी कालीमंतन। जो कालीमंतन शहर है ये बोर्नियो आइलैंड पर स्थित है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था, कि इंडोनेशिया देश अपनी राजधानी को जकार्ता से कालीमंतन शिफ्ट कर रहा है। जो कालीमंतन शहर है किस आइलैंड पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है? तो जो कालीमंतन इंडोनेशिया देश की नई राजधानी होगा ये बोर्नियो आइलैंड पर स्थित है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि भारत विभिन्न देशों के साथ कंडक्ट करता है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, जैसे भारत फ्रांस के साथ 3 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सी? शक्ति, गरुण तथा वरुण। शक्ति जो कि आर्मी की है, गरुण जो कि एयरफोर्स की है, वरुण जो कि नेवी की एक्सरसाइज है। तो आपको याद रखना है भारत फ्रांस देश के साथ शक्ति, गरुण तथा वरुण नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गरुण शक्ति है ये किस देश के साथ करता है, तो गरुण शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है ये भारत इंडोनेशिया देश के साथ करता है। जबकि मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत श्रीलंका के साथ करता है। समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत मलेशिया देश के साथ करता है। ये सारी एक्सरसाइज के नाम आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार से भारत मालदीव देश के साथ एक्वेरियन नाम की एक्सरसाइज, भारत मंगोलिया देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज, भारत नेपाल देश के साथ सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज, बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम की एक्सरसाइज, चीन के साथ हैंड इन हैंड नाम की एक्सरसाइज तथा भारत सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज करता है। तो ये हैं कुछ एक्सरसाइज जिनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत की कंपनी इंडियन ऑयल कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन खरीदने के लिए नॉर्वे देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। इस कंपनी का नाम है ग्रीन स्टेट नॉर्वे। जो ग्रीन स्टेट नॉर्वे नाम की कंपनी है, इसके साथ इंडियन ऑयल कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन खरीदने के लिए समझौता किया है। इंडियन ऑयल कंपनी जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है। कौन सी? भारत की महारत्न कंपनी है इंडियन ऑयल कंपनी। अब आपको पता होना चाहिए कि महारत्न कंपनी किसे कहते हैं। कोई सरकारी कंपनी जो कि भारत की है और उसका लगातार पिछले 3 साल से 25,000 करोड़ का हर साल प्रॉफिट हो रहा है, उस कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया जाता है। इसके अलावा अन्य कई सारी कंडीशन हैं, जिनमें से मेन कंडीशन है अगर किसी सरकारी कंपनी का जो पिछले लगातार 3 साल प्रॉफिट है ये 25,000 करोड़ है, साथ ही साथ उस कंपनी में भारत सरकार का जो शेयर है 51% से ज़्यादा है, तो उस कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार के पास टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल कंपनी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में इंडियन ऑयल के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य इंडियन ऑयल कंपनी के वर्तमान में सीएमडी हैं, यानी कि प्रेसिडेंट हैं। इंडियन ऑयल कंपनी जो कि भारत सरकार की सबसे बड़ी तेल शोधन, विपणन तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, पिछले साल 2019-20 में सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी है इंडियन ऑयल कंपनी। मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी है इंडियन ऑयल कंपनी। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा घाटे वाली सरकारी कंपनी कौन है, तो सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है BSNL। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद यूपी पीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार की सबसे घाटे वाली कंपनी कौन है, तो उसमें ऑप्शन था एयर इंडिया। क्यों? क्योंकि BSNL सबसे ज़्यादा घाटे वाली कंपनी है और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा घाटे वाली कंपनी है एयर इंडिया। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है।
सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग सरकारी कंपनी है इंडियन IOCL, और जबकि सबसे ज़्यादा घाटे वाली सरकारी कंपनी है पहले नंबर पर BSNL और दूसरे नंबर पर है एयर इंडिया। अगर बात की जाए दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन है, तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी है ONGC। और यहाँ पर मैंने नॉर्वे की बात की थी, तो हम देख लेते हैं नॉर्वे कहाँ है। नॉर्वे जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, आप देख पा रहे होंगे, ये है स्वीडन, यहाँ पर है डेनमार्क, और स्वीडन और डेनमार्क के बीच एक छोटा सा देश है नॉर्वे। नॉर्वे जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे की मुद्रा है क्रोनी। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं नॉर्वे को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर रात्रि में भी सूरज दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी का 66 अंश अपने अक्ष से झुका होने का जो कारण है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सन की किरणें लगातार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पर पड़ती हैं, इसीलिए इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। यहाँ पर रात्रि के समय भी सूर्य की रोशनी पड़ती है, इसीलिए इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जा सकता है। आप डिटेल में ये पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राज्य में पूर्वी भारत यानी कि ईस्टर्न भारत जो है, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो इसकी नींव रखी गई है असम राज्य में। स्किल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो वह विद्यालय जहां पर स्किल संबंधी जैसे ऐसे कोर्स पढ़ाए जाते हैं जिनसे डायरेक्ट एग्जाम उस कॉलेज से निकलने के बाद विद्यार्थी अपनी आजीविका का साधन खोज सके, जैसे कारपेंटर की ट्रेनिंग, सिलाई की ट्रेनिंग, या फिर इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग, ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग, मोबाइल बनाने की ट्रेनिंग। ये सारी जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है उसको बोलते हैं स्किल। ये स्किल अगर कोई बंदा सीख लेता है तो उसके तुरंत बाद अपनी आजीविका को शुरुआत कर सकता है। तो इस प्रकार के जो रोजगार संबंधी स्किल हैं, इनको सिखाने के लिए पूर्वोत्तर भारत की पहली विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है असम राज्य में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि असम में कहाँ, तो असम के दारांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। यह जो कौशल विश्वविद्यालय है 1000 करोड़ रुपए के वित्तीय लागत से बनाया जाएगा, जिसमें 12 विषयों पर 10,000 से अधिक छात्र प्रशिक्षण ले सकेंगे, और ये जो विश्वविद्यालय है 2026 तक स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बात की गई है विश्वविद्यालय की, तो मेनली 6 विश्वविद्यालय के नाम आपको याद नहीं होने चाहिए, रटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यही वो 6 विश्वविद्यालय हैं जो कि मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से? पहला है भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, यानी कि आउट ऑफ इंडिया भारत का पहला योगा विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है। तो भारत के बाहर विश्व में पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है अमेरिका के लॉस एंजल्स में। इसका नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, या इसे शॉर्ट में युवा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है। तो भारत का साथ ही साथ एशिया का पहला रेल विश्वविद्यालय खोला गया है गुजरात के बड़ोदरा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय यानी कि किन्नर समुदाय के लिए जो भारत का पहला विश्वविद्यालय है, स्पेशल विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोला जाएगा। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। और भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला जाएगा मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, किसी भी राज्य का एग्जाम हो या फिर किसी भी अन्य एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है
कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है गोविंद पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि उत्तराखंड के पंतनगर शहर में स्थित है। इसको 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड राज्य के पंतनगर शहर में स्थित है, और इसे कई बार एग्जाम में पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम से भी लिखा होता है। तो आपको याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में पंतनगर यूनिवर्सिटी का नाम दिया हो तब भी आंसर वहीं सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फैटी लीवर की समस्या और उसकी पहचान कर उसका उपचार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो फैटी लीवर की समस्या और उसकी पहचान कर उसका उपचार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम जान लेते हैं इसकी पूरी डिटेल। हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन नहीं करता है, यानी कि दारू शराब नहीं पीता है, तो फैटी लीवर की समस्या उसकी पहचान कर उसका उपचार किया जा सकता है, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि वर्तमान में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये पिछले साल 2020 में बनाए गए थे, तो आपको याद रखना है। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है कायाकल्प पुरस्कार। कायाकल्प पुरस्कार जो कि किसी भी सरकारी अस्पताल को वहां किए गए अच्छे कार्यों के लिए दिया जाता है। ये दिया गया है 2021 में एम्स भुवनेश्वर को। एम्स भुवनेश्वर को 2021 का कायाकल्प पुरस्कार दिया गया है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था एन.टी. रामाराव पर एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है मावरीक मसीहा। जो मावरीक मसीहा नाम की पुस्तक है, आपको बताना है इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो एन.टी.आर. रामाराव जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन पर पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मावरीक मसीहा। इस पुस्तक का विमोचन किया है, यानी कि इस पुस्तक को लॉन्च किया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो मावरीक मसीहा नाम की पुस्तक है जो कि एन.टी.आर. रामाराव पर आधारित है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रमेश कंडूला के द्वारा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एन.टी.आर. रामाराव पर जो पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मावरीक मसीहा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है वरिष्ठ पत्रकार रमेश कंडूला के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं रमेश कंडूला, और ये हैं भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जिनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं एन.टी.आर. रामाराव। एन.टी.आर. रामाराव जो कि दक्षिण भारतीय राजनीति के सबसे गद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। एन.टी.आर. रामाराव जिनका पूरा नाम था नंदमुरी तारक रामाराव, इनको शार्ट में एन.टी.आर. के नाम से जानते थे। ये पहले इंडियन एक्टर यानी कि हीरो थे, प्रोड्यूसर थे, फिल्में बनाते थे, डायरेक्ट भी करते थे, फिल्मों को एडिट भी करते थे। उसके बाद 1982 में इन्होंने राजनीति में अपना पदार्पण किया और एक पार्टी बनाया जिसका नाम है तेलुगु देशम पार्टी, जिसे साथ में टीडीपी के नाम से जानते हैं। और 1983 से लेकर 1995 तक ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ये दक्षिण भारतीय नेताओं में से सबसे गद्दावर नेता माने जाते हैं। तो आपको याद रखना है एन.टी.आर. रामाराव जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके द्वारा तेलुगु देशम नाम की पार्टी बनाई गई थी। इनके ऊपर हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक का नाम है मावरीक मसीहा। ये पुस्तक लिखी गई है रमेश कंडूला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है?
सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में छाप के रखना है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो हाल ही में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड राज्य। देवों की भूमि उत्तराखंड राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने का कानून पारित किया है। ये पूरा क्या है डिटेल में हम जान लेते हैं। तो महिलाओं को पति की जो पैतृक संपत्ति होगी उसमें स्वामित्व का आधार नामक एक अध्यादेश जारी किया गया है। इस अध्यादेश में बताया गया है, इस फैसले के तहत यदि कोई महिला तलाक ले लेती है और उसकी दोबारा शादी नहीं होती है तो वह संपत्ति की अधिकारी होगी। यदि महिला का कोई संतान नहीं है फिर भी वो संपत्ति का उसका पूरा अधिकार होगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई महिला तलाक ले लेती है अपने पति से लेकिन वह दोबारा शादी नहीं करती है तो उसके पति की जो पैतृक संपत्ति होगी उसमें उसका हिस्सा होगा। इस प्रकार का कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, कौन कौन सी? गैरसैंण तथा देहरादून। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने बाल सुलभ पुलिस स्टेशन को लॉन्च किया है। उत्तराखंड राज्य मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। भारत का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क स्थापित किया गया उत्तराखंड के मुनस्यारी क्षेत्र में। भारत का पहला परागकणकर्ता पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क भी खोला गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। अब आपको एक यहाँ से क्वेश्चन याद रखना जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी 19 साल की हरिद्वार की लड़की सृष्टि गोस्वामी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए 24 जनवरी 2021 को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी 19 साल की एक बालिका जिसका नाम है सृष्टि गोस्वामी। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब आपको उत्तराखंड राज्य से 6 राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ये जो सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर आरोपों के मामले में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? कहने का मतलब ये है कि चीन में अगर कोई बच्चा अपराध करता था, अगर वह 14 वर्ष से ऊपर है तो उसको नीचे है तो उसको बाल अपराध के तौर पर उसको माफ़ी मिल जाती थी, छूट मिल जाती थी। लेकिन इस समय सीमा को, इस उम्र को घटा दिया गया है। अब इसको 14 उम्र से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया है। पहले 14 वर्ष की उम्र तक कोई भी बच्चा माना जाता था, यानी कि बाल अपराध में काउंट किया जाता था। लेकिन अब चीन में नए नियम के तहत कोई भी बालक अगर कोई अपराध करता है, अगर वह 12 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर है फिर भी वह उस अपराध का अपराधी माना जाएगा। यहाँ पर है इसकी पूरी डिटेल। इस नए संशोधित कानून के तहत 12 साल का किशोर या उससे ऊपर का कोई इरादतन हत्या या इरादतन घायल करने के कारण होने वाली मौत या गंभीर रूप से अशक्तता में जिम्मेदार है तो उसको जिम्मेदार करार दिया जाएगा। पहले क्या होता था, 14 वर्ष या उससे ऊपर का माना जाता था, लेकिन इसको 2 वर्ष घटा दिया गया है। अब 12 वर्ष या 12 वर्ष के ऊपर के लिए ये नियम लागू हो गया है। चीन जो कि भारत का पड़ोसी देश है और सबसे बेकार पड़ोसी देश आप कह सकते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। चीन की मुद्रा है रेनबी। 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है इसका आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। और 2022 के एशियाई खेलों का भी आयोजन किया जाएगा चीन के हांगझाऊ शहर में। दुनिया का सबसे बड़ा जो लंबा पुल है
वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिज जो है ये स्थित है चीन देश में, जिसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। इसका नाम है दान यांग कुनसान ग्रांड पुल, जो कि दुनिया का सबसे लंबा पुल है। और चीन की शहर संघाई में एक बैंक है जिसका नाम है एनडीबी बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक्स बैंक जो कि 5 देशों की सहायता से बनाई गई है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों के सहायता से जो बैंक बनाई गई है, जिसे हम एनडीबी बैंक या ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय है चीन के संघाई शहर में। और हाल ही में चीन का जो पहला मंगल मिशन है जिसका नाम है तियानवेन फर्स्ट, ये मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने चमड़ा प्रौद्योगिकी तथा वीजा सुविधा के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने चमड़ा प्रौद्योगिकी तथा वीजा सुविधा के लिए इथोपिया देश के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इथोपिया देश की राजधानी है आदिस अबाबा। इथोपिया देश की मुद्रा है बिर और इथोपिया देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं अबे अहमद। अबे अहमद वही व्यक्ति हैं जिनको 2019 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। यहाँ पर बात की गई है चमड़ा की, तो चमड़ा से भारत का एक शहर याद रखना है। इस शहर का नाम है कानपुर। क्यों याद रखना है? क्योंकि कानपुर को कहते हैं लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड, और कानपुर में ही भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ स्थित है, तो जो भारत का केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है चेन्नई में, ना कि कानपुर शहर में। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है चेन्नई शहर में, जबकि लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड कहते हैं कानपुर शहर को। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस में महिला युगल का खिताब जीत लिया है? तो फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस जो कि एक टेनिस की प्रतियोगिता है, ये ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित की जाती है। इसको जीत लिया है भारतीय खिलाड़ी अंकिता रैना ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं अंकिता रैना, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित होने वाली फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस प्रतियोगिता को जीत लिया है। उससे पहले कुछ दिन अंकिता रैना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के ग्रैंड स्लैम के महिला डबल्स मेन ड्रा में पहुंचने वाली भारत की 5वीं महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के नाम, जैसे लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, सोमदेव देवबर्मन, यूकी भांभरी, ये हैं कुछ। हाँ, इसके अलावा करमन कौर तांडी, अंकिता रैना, प्रजनेश गुरन, ये हैं सारे भारत के टेनिस खिलाड़ी जिनके नाम आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कुछ महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? तो इनका नाम है अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन है, महासागर के सबसे गहरे बिंदु जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है कैथरीन डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी हैं? तो सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं 25 वर्षीय कश्मीरी महिला आयशा अजीज। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी हैं? तो हाल ही में डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख बनी हैं नगोजो ओकोजो इविला। नगोजो ओकोजो इविला डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख बनी हैं, जो कि नाइजीरिया देश से हैं। इसी प्रकार से भारत की सबसे कम उम्र की यानी कि सबसे युवा मेयर यानी कि महापौर बनी हैं तिरुअनंतपुरम नगर निगम, जो कि केरल में है। यहाँ की महापौर आर राजेंद्रन, जिनकी उम्र है 21 साल। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि महिलाओं से संबंधित थे।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन शायद नहीं है, कोई बात नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय।